एवरीवन, आज हम बात करेंगे आपका जो BPSC 132 है, यानी इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। उसका हम ब्लॉक 2 कर रहे हैं। आज उसका ब्लॉक 2 का जो यूनिट 6 है वो हम करेंगे, जो कि है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो सबसे पहले अभी हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन में ये क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो इससे पहले हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स के बारे में, है ना। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपके जस्टिशिएबल हैं, है ना। अगर आपसे कोई, आपको लगता है गवर्नमेंट आपसे वो छीनने की कोशिश कर रही है, या कोई भी बंदा है, कोई भी इंडिविजुअल जो उसको आपसे छीनने की कोशिश कर रहा है, तो आप कोर्ट में जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, आप हाई कोर्ट में जा सकते हो अपने फंडामेंटल राइट्स को वापस लेने के लिए। लेकिन आज हम करेंगे नॉन जस्टिशिएबल राइट्स की बात, जैसे कि आपके जो हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो कि नॉन जस्टिशिएबल हैं। यानी अगर गवर्नमेंट इनको इम्प्लीमेंट नहीं करता है, या आप जो आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है अगर आप नहीं करते हो, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आके आपके ख़िलाफ़ कोर्ट में केस कर सकता है। या जो गवर्नमेंट अगर फंडामेंट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उनको नहीं आप पे इम्प्लीमेंट करती है, या आपके अच्छे के लिए यूज़ नहीं करती है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप कोर्ट में जाओगे और केस कर सकते हो। तो ऐसा इसमें नहीं कर सकते हो। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये होते क्या है, सबसे पहले आपको समझना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कुछ डायरेक्शंस होती हैं, कुछ बातें होती हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से स्टेट को बोली गई हैं, जिससे जो स्टेट है वो जो लोग हैं उनके सबके भले के लिए काम करेगा, ठीक है। जितने भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उनके अच्छे के लिए काम करेगा, उनके बेटरमेंट के लिए ये जो पॉलिसीज़ है वो लगाएगा, या कोई भी लॉ वगैरह नया बनाएगा, तो उस टाइम पे ये सारी जो बातें हैं जो हमारा स्टेट है उसको देखनी है। तो ये लेकिन ये आपको समझना है कि अगर स्टेट इनको नहीं पूरा करता है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको स्टेट को ये भी दिया है कि आप उसकी मर्ज़ी है, स्टेट वो पूरा करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, बट जो स्टेट है वो मॉरली बाउंड होगा ये करने के लिए। तो जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आपके आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है, और ये पार्ट 4 जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें आता है। तो इनका मेन, इसका पर्पस क्या है, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनका मेन एम ये है कि, या मेन पर्पस इनका ये है कि जो लोगों का सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए। यानी जितने भी हमारी सोसाइटी के लोग हैं, चाहे वो बहुत गरीब है, चाहे वो उनके पास कुछ भी नहीं हो, लैंड नहीं है, कुछ नहीं है, तो उन सब को क्या दिया जाए, उनकी हेल्प की जाए, सबको इक्वल बनाया जाए, हमारी सोसाइटी को इगैलिटेरियन सोसाइटी की तरफ हमें लेना है। तो इसके लिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमारे गवर्नमेंट या हमारा जो स्टेट है उसको कुछ गाइडलाइंस दी हैं, जिनको वो अगर अपनाता है, तो धीरे धीरे हमारी जो सोसाइटी है वो इगैलिटेरियन हो सकती है। इगैलिटेरियन का मतलब है इक्वल होना। अब उसके बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव लॉज वगैरह ये आपको दिए गए हैं कि ये आपके लॉज वगैरह हैं, ये आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, या आपको सिर्फ जो आपका एक जो इंडिविजुअल है उसको सिर्फ राइट्स दिए जाएंगे, बल्कि हमारे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ ड्यूटीज़ भी दी हैं, जो कि हमारी जो कंट्री है उसके सिटीजन्स को पूरी करनी है। जो ये हमारी ड्यूटीज़ हैं, ये हमारा जो पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके जो पहला आर्टिकल है, जो पार्ट जो ए है उसमें ये डाले गए हैं। तो पहला जो पार्ट 4 है, ये आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पार्ट 4 जो है उसमें पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, 36 से लेके 51 तक आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। फिर पार्ट 4 का ए आता है पार्ट, ठीक है, एक और पार्ट उसका बनाया गया है, उसको ए लिखा है साथ में। तो वहाँ पे हमारे आते हैं जो डायरेक्टिव जो सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये कब लाई गई फंडामेंटल ड्यूटीज़, जब हमारे 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें उस टाइम पे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। तो ये आपको याद रखना है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में जब बनाया गया था तब उस टाइम पे यानी 1949 या 50 की बात कर लो आप, तब यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं होती थी। 1976 में 42nd अमेंडमेंट की गई थी, उसके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डाला गया। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स है वो पहले से ही थे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले से नहीं थी, ये 1976 में डाली गई। उसके बाद इसमें और कुछ चेंजेस किए गए और ज़्यादा ड्यूटीज़ इसमें डाली गई। 86th अमेंडमेंट किया गया था जो कि 2002 में हुआ था, और कुछ और ड्यूटीज़ इन सिटीजन्स के लिए ऐड की गई जो सिटीजन्स को पूरी करनी है।
उसके बाद आपका है कि ओरिजिन, जेनेसिस होता है ओरिजिन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये आई कहाँ से, कैसे, मतलब इसकी नींव कैसे डली। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है आपकी, जैसे मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स का बोला था ना कि उनकी एक कमेटी होती, बहुत सारी कमेटीज़ थी, उनको बहुत सारे फिर उनकी सब कमेटीज़ होती थी, फिर राइट्स पे एक सब कमेटी होती थी, फिर अलग अलग चीज़ों पे सब कमेटीज़ होती थी। तो जो एक राइट्स वाली सब कमेटी थी उसने ये सजेशन दिया था कि फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाए। तो उसके साथ साथ जो ये कमेटी थी आपकी सब कमेटी, राइट्स वाली सब कमेटी जो कि राइट्स के ऊपर काम कर रही थी, तो उसने ये बोला कि हमारे यहाँ पे जो है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी डाल देना चाहिए। तो उसके बाद इसमें बहुत सारे डिबेट्स वगैरह किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, और ये बोला गया कि क्या हमें जो हमारे जो राइट्स है उनको हमें क्या दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, एक को जस्टिशिएबल बना देना चाहिए और नॉन जस्टिशिएबल बना देना चाहिए, या जिनको हम फंडामेंटल राइट्स या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानेंगे। तो इसमें बहुत सारे हमारे डिबेट वगैरह हुए, और उसके बाद क्या आए हमारे पास फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक आपका है जस्टिशिएबल, दूसरा है नॉन जस्टिशिएबल। तो जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये हमारे ये है, कोई भी हमारी जो गवर्नमेंट है कोई पॉलिसी लाएगी या कोई भी इंस्ट्रक्शन, जो मतलब कोई भी पॉलिसी हमारे लिए, जब पूरे जितने भी सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ है उनके लिए कोई भी नई पॉलिसी लाएगी, तो ये कुछ चीज़ें या डायरेक्टिव्स या इंस्ट्रक्शंस है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, तो वो हमारे जो गवर्नमेंट है उसको नज़र में रखना है और फिर हमारे लिए लॉज बनाने हैं। उसके बाद जो ग्रैनविल है वो बोलते हैं कि बहुत चार मेन मेंबर्स थे जिन्होंने हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डालने के लिए बहुत काम किया था। सबसे पहले हैं B.N. राव, उसके बाद है A.K. अय्यर, उसके बाद है B.R. अम्बेडकर और K.T. शाह। तो सबसे जो जिन्होंने बहुत अपना एक रोल निभाया है, अहम रोल निभाया है, वो है B.N. राव। इनको हम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल भी बोलते हैं जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं। इन्होंने बहुत मतलब ठान लिया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये लाना पड़ेगा। तो उसके बाद जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसका ओरिजिन यानी इसका जो स्टार्ट नींव कहाँ से मिलती है हमें, जब कराची रेजोल्यूशन हुआ था वहाँ से लेके, और जो हमारे 1920s में जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे, लोगों के अंदर बहुत सारे सोशलिस्ट आइडियाज़ थे, नेशनलिस्ट आइडियाज़ थे, यानी सब लोग मिलजुल के रहेंगे, सारे लोग इक्वल रहेंगे, तो सबके पास बराबर का होना चाहिए, किसी के पास ज़्यादा काम नहीं होना चाहिए, ये कुछ आइडियाज़ थे जो कि उस टाइम पे थे। ठीक है, तो इन जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इनका ओरिजिन आप वहीं से देख सकते हो। उसके बाद जो सप्रू कमेटी है, इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो उसने भी बोला था कि हमें जो राइट्स है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, पहला होगा जस्टिशिएबल, दूसरा होगा नॉन जस्टिशिएबल। और उसके साथ साथ मैंने ये भी बोला था राइट्स सब कमेटी जो थी, जैसे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर सजेशंस दी थी, उसने भी सेम बोला कि हमें जो राइट्स है उनको दो पार्ट्स में, दो हिस्सों में डिवाइड कर देना चाहिए। तो उसके बाद सेम हुआ भी, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिशिएबल और नॉन जस्टिशिएबल राइट्स में राइट्स के दो पार्ट्स कर दिए, ठीक है, जस्टिशिएबल और नॉन जस्टिशिएबल। तो जस्टिशिएबल हो गया आपका फंडामेंटल राइट्स, नॉन जस्टिशिएबल हो गया आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उसके बाद जो है ग्रैनविल ऑस्टिन है, वो बोलते हैं कि जो आपके ये थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें मतलब जितने भी हमारे बड़े बड़े अहम नेता वगैरह थे, उन सब मतलब सारे कहीं ना कहीं चाहते थे कि हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो कि सब लोगों के लिए काम करें, उनको मतलब हेल्प करें। जैसे उनको पता था कि हमारे यहाँ पे बहुत ऐसे भी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है जो कि मतलब जिनको पढ़ने के लिए पढ़ने की तो दूर की बात है, उनको दिन का खाना नहीं मिल पा रहा है। तो उन सब के माइंड में कहीं ना कहीं ये आइडिया था कि हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो कि अगर स्टेट करेगा तो वो इन लोगों की मदद कर सकता है। तो उसी में फिर हमारे क्या आ गए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो आ गए। और जो गांधीयन वेव अगर जब आप पढ़ोगे उसमें भी, या जो हिंदू आउटलुक है उसमें भी ये बताया जाता है कि हमें जो स्टेट है उसको कुछ ऐसे प्रोविजंस रखने चाहिए जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल, जो कि सारे जो हमारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उनके काम आए। अब हम देखेंगे आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में।
तो सबसे पहले आपका आता है आर्टिकल जो है आपका 36। तो इसमें आर्टिकल 36 में आपको जो स्टेट है, स्टेट क्या होता है उसकी डेफिनेशन दी गई है। उसके बाद आर्टिकल 37 में आपको बोला गया है कि जितने भी इसमें सारे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उनको स्टेट मतलब स्टेट को सबको अप्लाई करना है। उसके बाद आर्टिकल 38 में बोला गया है कि जो स्टेट है उसको जो लोगों के सबके भले के लिए काम करना है और एक सोशल ऑर्डर है उसको मेंटेन करके रखना है। उसके बाद आर्टिकल 39 में बोला गया है कि कुछ जो प्रिंसिपल्स ऑफ मतलब इस पॉलिसी के कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ हकूक़ हैं जो कि स्टेट को फॉलो करने हैं। उसी के बाद जो आर्टिकल 39 है इसका पार्ट ए है, उसमें ये बोला गया है कि सबको इक्वल जस्टिस यानी सबको इंसाफ, बराबर इंसाफ मिलना चाहिए और फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए। यानी कुछ लोग होते हैं वो अपने लिए अगर उनको लड़ना होता है केस कोई, तो वो अपने मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो लड़ पाए, तो वो आगे नहीं आएंगे। तो वहीं पे अगर उनको कोई फ्री में कोई हेल्प करेगा, वकील वगैरह जो होंगे गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो अपने हक के लिए फिर लड़ेंगे। तो ये बोला गया यहाँ पर। उसके बाद आर्टिकल 40 बोलता है कि जो विलेज पंचायत्स वगैरह है उनको अच्छे से उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बना के रखनी, ऑर्गेनाइज करके रखना। उसके बाद आर्टिकल 41 बोलता है कि सबके पास राइट टू वर्क और राइट टू एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस हर एक केस में मिलनी चाहिए सबको, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। आर्टिकल 42 बोलता है कि हमें जो स्टेट है उसको एक तो मैटरनिटी रिलीफ देना है, जितनी भी हमारे यहाँ पे वुमेन वर्कर्स होती हैं, अलग अलग जो सेक्टर्स है हमारे कंट्री के, वहाँ पे उनको मैटरनिटी रिलीफ मिलनी चाहिए। ठीक है, ये बोला गया। और उसके बाद आपके उनको हमारे स्टेट को ऐसा काम करना है कि ह्यूमन कंडीशन, अच्छी कंडीशन, जहाँ पे भी कोई काम कर रहा है ऐसा नहीं है कि आप उससे बुरे तरीके से काम करा रहे हो, कहीं पे भी इंसान को डाल देते हो, उससे काम करा लेते हो, जबकि हो सकता है उस इंसान की उस जो वो काम कर रहा है माइंस वगैरह में जो काम कर रहा है उसकी हेल्थ ख़राब हो जाए। तो गवर्नमेंट को ऐसे प्रोविजंस बनाने हैं जिसकी वजह से एक तो वो इंसान वो काम भी कर ले बट उसकी सेहत भी ठीक रहे। उसके बाद आर्टिकल 43 बोलता है कि जो लिविंग वेजेस वगैरह आपको प्रोवाइड करने हैं स्टेट को, जो आपके वर्कर्स हैं उनको। उसके बाद 43 का पार्ट ए है, वो बोलता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए इंडस्ट्रीज़ वगैरह में। उसके बाद यही 43 का बी आता है, बी क्लॉज, ये बोलता है कि हमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उनको प्रमोट करना है। उसके बाद 44 जो है ये बोलता है कि सबके लिए एक सिविल कोड होना चाहिए, सब लोग जो हैं वो बराबर होने चाहिए। उसके बाद 45 आर्टिकल 45 बोलता है कि हमें अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन टू चिल्ड्रन जो कि 6 ईयर्स से कम है उनको वो प्रोवाइड करनी है, उसको प्रमोट करना है। उसके बाद आर्टिकल 46 बोलता है कि हमें जो एजुकेशनल इंटरेस्ट या इकोनॉमिक इंटरेस्ट है हमारे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या बाकी जो वीकर सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी है उनके लिए उनके जो एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनको हमें प्रमोट करना है, उनको वो उसमें हेल्प करनी है अचीव करने में। उसके बाद आर्टिकल 47 बोलता है कि जो हमारा स्टेट है उसकी ये ड्यूटी है कि वो लेवल ऑफ़ न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जितने भी हमारे लोगों की ये है वो ठीक रखे, न्यूट्रिशन की लेवल बढ़ाने में मदद करे और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करे। और आपने देखा भी होगा हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे काम ऐसे करती है जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो कर रही है। उसके बाद आर्टिकल 48 बोलता है कि जो गवर्नमेंट है उसको एग्रीकल्चरल और एनिमल हस्बेंड्री को अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करना है। तो आर्टिकल 48 का क्लॉज ए बोलता है कि प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी हमारी जो स्टेट है उसको हमारे एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को इम्प्रूव और प्रोटेक्ट करना है। तो आर्टिकल 49 बोलता है कि हमें जो हमारी स्टेट है उसको जितने भी पुराने मॉन्यूमेंट्स है, हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह हैं जो कि हमारी नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं या हमारी आज़ादी के रिलेटेड हैं और ऐसी कोई भी चीज़ उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको ठीक करना है। उसके बाद आर्टिकल 50 बोलता है कि हमें जो जुडिशरी है उसको बिल्कुल अलग रखना है एग्जीक्यूटिव से। जुडिशरी का काम है जस्टिस देना, जो गलत है उसको गलत ठहराना, सही को सही ठहराना। ये नहीं कि वो एग्जीक्यूटिव के काम में घुसे या एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के काम में घुसे, तो वो अलग रहना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल भी इसमें जुडिशरी में नहीं आना चाहिए। जो भी जुडिशरी क्योंकि सुप्रीम है, सबसे बड़ा है, वो बोलता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो इसलिए बोला गया एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहना है। उसके बाद आर्टिकल 51 जो कि लास्ट यहाँ का है, ये बोलता है कि हमें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। देन आपका है
जो दुर्गादास बासु हैं वो बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को 3 ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड किया है, ठीक है। 3 हिस्सों में उन्होंने क्या 3 बातें बोली है इसके बाद। तो सबसे पहले बोलते हैं कि सर्टेन आइडियल्स विच द मेंबर्स ऑफ, तो ये बोलते हैं कि ये कुछ ऐसे जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कुछ ऐसे आइडियल्स हैं, कुछ ऐसी अच्छी अच्छी बातें जो कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, फ्रेम करने में मदद की, वो सारे अचीव करना चाहते और बोलते थे कि स्टेट हम लोगों के लिए ऐसे काम करना चाहिए। तो वो कुछ आइडियल्स हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में मिलते हैं। और वो आइडियल्स क्या थे, वो इकोनॉमिक थे, ज़्यादातर इकोनॉमिक थे, यानी पैसे के रिलेटेड लोगों को मदद मिलनी चाहिए। दूसरा इसका ये था कि ये कुछ इसमें कुछ डायरेक्शंस, कुछ बातें बताई गई हैं लेजिस्लेचर को और एग्जीक्यूटिव को, और ये बोला गया है कि उसको ये कॉन्स्टिट्यूशन ये एक्सपेक्ट करता है, ये चाहता है कि जो जब भी वो कोई अपने लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज करे तो उसको ये सारी चीज़ें अपने मन में रखनी है। जो एग्जीक्यूटिव जो आपका लेजिस्लेचर है, अगर कोई लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जब उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये चाहता है कि जो भी डायरेक्ट प्रिंसिपल्स दिए गए हैं यहाँ पे उनको वो नज़र में रखे और फिर वो लॉज को इम्प्लीमेंट उसी हिसाब से करे या बनाए। और इसका तीसरा जो ये पार्ट है वो बोलता है कि तीसरे जो दुर्गादास बासु हैं, तीसरा पॉइंट ये बताते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पे कि कुछ राइट्स जो हैं सिटीजन्स के वो एनफोर्सेबल नहीं है, यानी कोर्ट में अगर कोई इंसान मतलब उसके राइट्स को छीनता है या स्टेट छीनता है तो वो कोर्ट में उसके लिए नहीं जा सकता है ना, वो नॉन जस्टिशिएबल है। तो जैसे अगर आपके फंडामेंटल राइट्स अगर कोई आपसे उनको कर्टेल करता है, छीनता है, आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, आप इधर जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। बट कुछ ऐसे भी लॉज है जिनको अगर कोई आपका कर्टेल करता है, छीनता है, तो आप वहाँ पे नहीं कुछ कर सकते हो, है ना। बट विच कुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट थ्रू इट्स लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। तो लेकिन ये कुछ वो राइट्स हैं, ये अगर ऑलरेडी जो आपका स्टेट है वही इम्प्लीमेंट कर दे तो कोई भी अपने लेजिस्लेटिव जब वो लॉज वगैरह बनाएगा या जब उसको इम्प्लीमेंट करेगा अपने हिसाब से करे, तो आपको ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका जो आपको लगे कि आपका स्टेट आपके राइट्स को, कुछ अलग राइट्स हैं जो उसकी नॉन जस्टिशिएबल है, उनको कर्टेल कर रहा है, या कोई भी इंडिविजुअल है जो उसको कर्टेल करने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए इन्होंने ये 3 बातें बताई है आपके इनके बारे में, जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या DPSPs हैं इनके बारे में। उसके बाद आपका कुछ ये उतना यहाँ पे नहीं, जैसे ये बोल रहा है कि जो पार्ट 4 है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें तो ये कुछ राइट्स बताए गए हैं, साथ साथ में कुछ और भी यहाँ पे जैसे आर्टिकल 335 है, 350A है, क्लॉज A है, 351 है, यहाँ पे कुछ और बातें बताई गई हैं स्टेट को, जो कि जो स्टेट को करनी है अपने हिसाब से, ठीक है। उस पर ये नहीं है कि ज़रूरी इसको करनी है, बट उसको मन अपने ये रखनी है, लॉज बनाते वक्त, इम्प्लीमेंट करते वक्त वो नज़र में रखनी है। तो जैसे कि जो आपका आर्टिकल 335 है वो बोलता है कि यहाँ पे जितने भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स हैं उनकी हर एक जो बात, वो जो कंसिडरेशन है, वो मतलब जो भी वो बोलते हैं या कोई भी उनके यहाँ पे लॉज वगैरह बनाने होते हैं वो सारे, या आपके कहीं पे पोस्ट वगैरह होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, वो उनके लिए मेंटेन करके रखनी है ताकि वो लोग आगे आएँ और वो यूनियन जो आपका है मतलब जितने भी स्टेट के अफेयर्स है उनमें वो पार्टिसिपेट कर सके। उसके बाद आर्टिकल 350 ये बोलता है कि हर एक जो स्टेट है या लोकल अथॉरिटी है उसको जितने भी मतलब उसको ऐसी फैसिलिटीज़ देनी है अपने यहाँ पे, जिससे क्या होगा कि जो छोटे बच्चे होंगे उनको जो है उनको अपनी जो उनकी मदर टंग है उसमें पढ़ाया जाएगा, जो प्राइमरी स्टेज पे जो उनको एजुकेशन मिलेगी। तो और वो भी जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, जैसे आपके SCs हैं, STs हैं, या बाकी कोई ग्रुप्स हैं सोसाइटी के जो कि माइनॉरिटी में, अगर वो अपना उनको जो छोटे बच्चे हैं उनके आपको उनकी मदर टंग में ही पढ़ाना है। उसके बाद आर्टिकल 351 बोलता है कि द यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो आपकी गवर्नमेंट है उसको ये कोशिश करनी है कि वो हिंदी लैंग्वेज को स्प्रेड करने की कोशिश करे, और जिससे क्या हो जाएगा जितने भी हमारा जो कल्चर है उसको हम एक एक्सप्रेस कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। लोगों की अपनी लैंग्वेज तो रहेगी बट एक मेन लैंग्वेज भी होनी चाहिए जो सब लोगों को आएगी, और वो अपने एक दूसरे के साथ आइडियाज़ वगैरह को शेयर कर पाएंगे। तो ये थे आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी।